गुलामी के दिनों में जब देश आजादी के लिए खूंखारें भर रहा था, तब हर भारतीय का दिल गोरी हुकूमत के खिलाफ नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। नफरत भी ऐसी जो कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय और सर्वमान्य नेता थे, लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद से उन्होंने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार कार्यों पर लगा रखा था। एक तरह से वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन जब वो अंग्रेजों के थोपे हुए नमक कर के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हुए, तब उन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार की बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त किसी भी भारतीय को नमक इकट्ठा करने, बनाने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था। भारतीयों को नमक अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था और बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिलता था। हालांकि उस वक्त नमक के अलावा चाय, कपड़ा आदि पर भी ब्रिटिश हुकूमत का एक अधिकार था, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। भारत के लोग काम करते हुए पसीना बहा रहे हैं और उन्हें ही नमक नहीं मिल पा रहा है। गांधी जी की नजर में ये अन्याय था। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है और मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने में नमक बहा रहे हैं और नमक पर पहला अधिकार उनका ही है। अंग्रेजों के इस काले कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नवासारी जिले के दांडी तक मार्च करने और समुद्र से नमक बनाने का फैसला किया। गांधी जी का यह मार्च सत्य के लिए था, उस काले कानून के खिलाफ था जिसे लगाकर अंग्रेजों ने भारतीयों से उनका हक छीन रखा था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल ही यात्रा की। 349 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को पूरा करने में उन्हें 24 दिन लगे। जैसे जैसे ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे इससे लोग जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह में हजारों लोग जुड़ चुके थे। इस मार्च में गांधी जी के साथ आने वालों में सभी वर्ग और जाति के लोग शामिल थे। अरब सागर के तटीय इलाके पर बसा दांडी ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने वाला था। गांधी जी के नमक आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने समुद्र किनारे पड़े नमक को कीचड़ में फैला दिया था, लेकिन गांधी तो गांधी थे। उन्होंने उसी कीचड़ से सने नमक से अंग्रेजों को सबक सिखाया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। हालांकि नमक कानून भंग करने के बाद अंग्रेज सिपाहियों ने सत्याग्रहियों पर लाठी डंडे भी बरसाए, लेकिन उन देशभक्तों ने न ही पलटकर वार किए और न ही वहां से पीछे हटे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गांधी जी के इस साहसिक कदम की चर्चा और प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लगी। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे पहले वे नमक कानून तोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। उस समय अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने 31 मार्च 1930 के अंक में गांधी जी की तस्वीर छापी थी। यही नहीं, साल 2011 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च को दुनिया को बदल देने वाले 10 महत्वपूर्ण आंदोलनों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दे दिया। इसके लिए एक चिंगारी भड़की जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में तब्दील हो गई।
आजादी के इतिहास में दांडी यात्रा का बेहद खास महत्व है। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi. दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। Welcome to the revolution. इस यात्रा के जरिए गांधी जी ने सत्याग्रही साथियों की मदद से सत्य का ऐसा रास्ता अपनाया जिससे अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। Justice of the cause he was pursuing. सत्य और अहिंसा के दम पर सविनय अवज्ञा के मंत्र से गांधी जी ने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका। दरअसल फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म करने के बाद महात्मा गांधी ने खुद को सामाजिक सुधार के कार्यों की तरफ मोड़ लिया था। वे ज्यादा से ज्यादा वक्त सामाजिक कार्यों में बिताने लगे थे। हालांकि उन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में आंतरिक बहस और अशांति का दौर जारी था। इन सभी गतिविधियों के बीच 20वीं सदी के आखिरी सालों में दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल कर रख दी। पहला मुद्दा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। इसकी वजह से किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर लिया जिसे भारत में संवैधानिक प्रणाली की जांच और बदलाव के लिए सुझाव देना था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों के स्वाभिमान पर यह एक चोट थी और इसकी वजह से भारत में साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। वहीं दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। January the 26th, 1930 was celebrated as Independence Day all over the country. The national flag was hoisted and the people took a pledge to fight for complete independence. इस पृष्ठभूमि में गांधी जी ने पहला कदम उठाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के सबसे घिनौने कानूनों में से एक जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, उसे तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। हालांकि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखते हुए नमक कर को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का ऐलान किया, एक ऐसी यात्रा जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा बदल दी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की लहर को न केवल गति दी बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जड़ों को पूरे देश में व्यापक रूप से फैलाने में निर्णायक भूमिका अदा की। भारत के इतिहास में महात्मा गांधी की एक यात्रा ने बदलाव की ऐसी बयार चलाई जिसने पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्ष का व्यापक आंदोलन खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी ने इस यात्रा से दिखा दिया कि किस प्रकार किसी को झुकने या मजबूर करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। नमक विरोधी कानून के खिलाफ निकाले गए दांडी मार्च ने आजादी की लड़ाई को एक नया आयाम दिया। गांधी जी ने दांडी मार्च के जरिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए
भारतीय जनमानस को रचनात्मकता का संदेश दिया। गांधी जी बखूबी जानते थे कि सिर्फ विरोध से आजादी का आंदोलन सफल नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने तब अपने सहयोगियों से कहा था कि रचनात्मक दूरदर्शिता के बगैर भारत का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। जब गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को चुना तो उस समय के कुछ नेताओं को उनके उस तरीके पर संदेह था। कुछ लोगों ने खुलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन गांधी जी ने अपना अभियान जारी रखा क्योंकि वो नमक की कीमत जानते थे और समाज के हर वर्ग से नमक के संबंध को पहचानते थे। नमक महंगा करना गरीब से निवाला छीनने जितना बड़ा मामला था, लेकिन नमक की ताकत समझने में तब की अंग्रेज सरकार ने भी भूल कर दी। तब के जनगणना जनरल ने भी इस नमक सत्याग्रह को चुटकी भर नमक से सरकार को परेशान करने वाला पागलपन करार दिया था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाया था। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना मजबूत और प्रभावी संदेश दिया था, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। नमक सत्याग्रह से किस प्रकार का माहौल बना, इसकी चर्चा करते हुए टाइम मैगजीन ने एक ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से लिखा था कि बॉम्बे में 2 सरकारें चल रही थीं। एक तरफ ब्रिटिश सरकार जिसके पास पूरा प्रशासन था, तो दूसरी तरफ बॉम्बे का जन सामान्य जो असंख्य कैदियों में से एक महात्मा गांधी के पीछे खड़ा है। नमक सत्याग्रह के कारण स्वदेशी और सविनय अवज्ञा की भावना इतनी मजबूत हुई कि ब्रिटिश सरकार को भी भारी नुकसान होने लगा। व्यापारियों ने महीनों तक दुकानें बंद रखीं। ब्रिटेन से आयात बहुत कम हो गया और अंग्रेज सरकार हिल गई। आजादी के दीवानों को स्वराज का लक्ष्य सामने दिखने लगा। नमक सत्याग्रह जिस तरह से बिना किसी हिंसा के आगे बढ़ा और बड़ी ही शालीनता से अंग्रेजों के एक तरफा कानून को तोड़ा गया, उसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस दांडी मार्च ने अंग्रेजी हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया था।